पंजाब कांग्रेस और चन्नी की जिद, हाईकमान का दो टूक जवाब। सीएम फेज घोषित करने की चन्नी गुट की मांग हाईकमान ने ठुकराई। भूपेश बघेल को दिया था संदेश। चन्नी की अपनी दावेदारी को लेकर बघेल के सामने रखी थी ये शर्त। हाईकमान का निर्देश, कैंपेन कमेटी अध्यक्ष की हैसियत से ही लड़े चुनाव। उम्मीदवारों का होगा समायोजन, समर्थकों को टिकट में जगह मिलेगी लेकिन चेहरा घोषित नहीं होगा। अपनी जिद पर अड़े चन्नी के लिए नेतृत्व के दरवाजे लगभग बंद। किसानों को लेकर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने प्रतिवर्ष 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया है। इससे किसानों को एमएसपी वृद्धि के साथ सुनिश्चित खरीद का भी लाभ मिलेगा। सरकार ने कार्यकाल से पहले 100 दिनों में ही किसानों से सीधे 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा है। इस पहल का उद्देश्य कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत करना और विश्वसनीय खरीद तंत्र उपलब्ध करवाना है। 10 लाख मीट्रिक टन के वार्षिक लक्ष्य से सरकारी धान खरीद का दायरा काफी बढ़ जाएगा। किसानों को बेहतर मूल्य आश्वासन मिलने की उम्मीद है। सीधे खरीद से उत्पादकों को घोषित एमएसपी का पूरा लाभ मिलेगा। अनिश्चित बाजार कीमतों पर उनकी निर्भरता कम होगी। पहले 100 दिनों की खरीद पर बड़े वार्षिक लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सरकार राज्य भर में खरीद बढ़ाकर लक्ष्य पूरा करेगी और किसानों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करेगी। दिल्ली में छात्रों के मार्च पर संशय। 5 सितंबर को दिल्ली में शांतिपूर्ण मार्च का आह्वान। इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक प्रस्तावित है मार्च। कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर छिड़ा नया विवाद। लेफ्ट, एनएसयूआई और आयसा के समर्थन पर फंसा पेंच। छात्र संगठनों और सियासी दलों में नहीं बनी सहमति। अभिजीत दीपके पर सहयोगी दलों से बात न करने का आरोप है। बिना राजनीतिक छात्र इकाइयों के समर्थन पर संशय बरकरार।
खेती पर युवा संवाद, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रखा रोडमैप। खेती को कमाई रोजगार का जरिया बनाने के लिए मध्य प्रदेश में संभाग और जिला स्तर पर युवा संवाद होंगे। इसमें आधुनिक खेती, नई तकनीकी, उद्यानिकी, कृषि कारोबार और फूड प्रोसेसिंग पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानी में युवा आएंगे तो गांव बदलेंगे, तकनीक अपनाने से खेती की कमाई भी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और खेती तेजी से बदल रही है। युवा नई तकनीक, नई फसलें और आधुनिक यंत्र अपनाकर कम जमीन में अधिक लाभ कमा सकते हैं। कृषि शिक्षा वाले युवा खेती से जुड़कर प्रयोग करें और उसे उद्यमिता से जोड़ें। युवा फसल उत्पादन तक सीमित न रहें। पॉली हाउस, वेयर हाउस, फूड प्रोसेसिंग, मशरूम, पर्ल और मधुमक्खी का पालन भी करें। पॉली हाउस में गुलाब समेत फूलों की खेती और मशरूम पर फार्मिंग घर में ही संभव है। कम जमीन में अधिक लाभ हेतु उद्यान की फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुफसली खेती के साथ पशुपालन, बकरी, मुर्गी और मत्स्य पालन भी अपनाएं। मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में देश में तीसरा स्थान रखता है। एनडीडीबी से एमयू भी हुआ है। हर साल 1 लाख गिर नस्ल की बछिया तैयार करने का लक्ष्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में 25 गायों की डेयरी पर 10 लाख का अनुदान मिलेगा। 2026 कृषक कल्याण वर्ष है और हर खेत तक सिंचाई पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। निर्मला सीतारमण का कनाडा अमेरिका दौरा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 25 अगस्त से 2 सितंबर 2026 तक कनाडा और अमेरिका के दौरे पर रहेंगी। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के साथ भारत के आर्थिक और वित्तीय सहयोग को नई मजबूती देना है। निवेश, आर्थिक विकास और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों समेत कई अहम मुद्दों पर उच्च स्तरीय बातचीत होगी। वित्त मंत्री सबसे पहले कनाडा पहुंचेंगी, जहां 26 और 27 अगस्त को टोरंटो में कई कार्यक्रम में हिस्सा लेने का उनका कार्यक्रम है। 27 अगस्त को कनाडा के वित्त मंत्री के साथ उनका पहला फाइनेंस मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग होगा। बैठक में आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र और इसमें सहयोग बढ़ाने, साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस मुलाकात के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें अहम बातचीत और सहयोग के एजेंडे की जानकारी दी जाएगी। गेहूं से बने उत्पादों के निर्यात पर बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने गेहूं से बने कई उत्पादों की निर्यात नीति में बदलाव किया है। नीति में बदलाव करते हुए सरकार ने इस उत्पादों की प्रतिबंधित श्रेणी से मुक्त श्रेणी में डाल दिया है। ये जानकारी विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना में दी गई है। गेहूं या मेल्टन, आटा, मैदा, सूची, होल मील आटा और मिश्रित गेहूं के आटा के निर्यात की अनुमति बिना किसी प्रतिबंध के होगी। घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाए थे। 2022 में गेहूं
और गेहूं से बने उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए गए थे। 13 मई 2022 को गेहूं की निर्यात नीति को मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में कर दिया गया था। इसके बाद उसी साल यानी 2022 के अगस्त में गेहूं के आटे के निर्यात पर भी प्रतिबंध लागू कर दिया गया। ये फैसला रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद वैश्विक स्तर पर गेहूं की आपूर्ति में आए व्यवधान के बीच लिया गया था। इससे भारतीय गेहूं की विदेशों में मांग बढ़ गई और घरेलू कीमतों पर भी दबाव बढ़ा था। सरकार ने कहा था कि देश की आबादी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्यात प्रतिबंध जरूरी थे। गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए निर्यात प्रतिबंध जरूरी थे। प्रतिबंध के बावजूद गेहूं से बने कुछ विशेष उत्पादों के निर्यात की अनुमति दी गई थी। दिल्ली H1N1 मामले में बढ़ोतरी के बीच उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। H1N1 और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण की जानकारियों और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। बैठक दिल्ली सचिवालय में होगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में मौजूदा स्थिति और मौसमी मच्छर जनित जो बीमारियां हैं उस पर उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा करेंगे। अस्पतालों की तैयारियों और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। संभावित रूप से बढ़ते मामलों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर भी चर्चा होने की संभावना है। बैठक में विशेष रूप से स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के हालातों पर चर्चा की जाएगी। डॉक्टर पंकज सिंह अधिकारियों से बीमारियों की मौजूदा स्थिति और मामलों से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं। दिल्ली में मानसून के दौरान मौसमी और मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ते के मद्देनजर ये बैठक और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सिंधिया राजघराने की संपत्ति का समझौता फिर अटका। सिंधिया राज परिवार की लगभग 40,000 करोड़ की पैतृक संपत्तियों के लिए समझौता तैयार हुआ था। संपत्तियों के बंटवारे में आपसी सहमति से तैयार किया गया था समझौता कानूनी उलझन में फंसता दिख रहा है। ग्वालियर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय में प्रस्तावित राजीनामे और उस पर दर्ज आपत्ति को लेकर सुनवाई हुई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और एमपी के पूर्व मंत्री यशोधरा राजे ने जवाबी आवेदन पेश किए। ये आपत्ति ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिवंगत बड़ी बुआ पद्मावती राजे की बेटी प्रतिमा देवी राणा की ओर से दाखिल की गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिवंगत बड़ी बुआ पद्मावती राजे की बेटी प्रतिमा देवी का संबंध त्रिपुरा राज परिवार से है। प्रतिमा देवी ने अदालत से सामने अपना पक्ष रखते हुए समझौते की प्रक्रिया में उन्हें शामिल किए जाने की बात उठाई। प्रतिमा देवी ने अदालत के सामने संपत्ति में उनके अधिकार का विचार करने की भी मांग की है।
सीएए पर एक्शन में शुभेंदु सरकार, हजारों को मिली नागरिकता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए किए गए आवेदनों पर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि सीएए के तहत दाखिल आवेदनों की सुनवाई की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने में तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक अब तक करीब 2,30,000 लोगों ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है। इसमें से 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार आवेदनों की सुनवाई तेजी से पूरी करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि धार्मिक उत्पीड़न के चलते बांग्लादेश से भारत आए हिंदू शरणार्थियों को जल्द ही नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। उन्होंने हिंदू शरणार्थियों और मतुआ समुदाय के लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि अब उन लोगों को प्रमाण पत्र मिल सकेगा। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बीएसपी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। 25 अगस्त को दनकौर में आकाश आनंद की रैली। गौतम बुद्ध नगर की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर देखने को मिलेगा। पहले दादरी में समाजवादी पार्टी ने बड़ी सभा कर चुनावी माहौल बनाया। इसके बाद बीजेपी ने भी दादरी में शक्ति प्रदर्शन किया। अब बहुजन समाज पार्टी ने दनकौर से अपना चुनावी अभियान शुरू करने की तैयारी की है। बसपा को उनके राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद 25 अगस्त को दनकौर में जनसभा करेंगे। ऐसे में चर्चा है कि बीएसपी जिले में अपने पुराने सियासी गढ़ को दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दनकौर के आदर्श इंटर कॉलेज के खेल मैदान में होने वाली सभा को कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का नाम दिया गया है। मंच से जेवर विधानसभा सीट से जो उम्मीदवार की घोषणा भी हो सकती है और इस सभा में आकाश आनंद मुख्य अतिथि होंगे। छत्तीसगढ़ के आर्थिक और औद्योगिक विकास का नया रोड मैप। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्ल्ड लीडर्स फोरम में छत्तीसगढ़ की आर्थिक तस्वीर और भविष्य का विकास रोड मैप पेश किया। फोरम में पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शामिल हुए। छत्तीसगढ़ सरकार का मुख्य लक्ष्य युवाओं को केवल जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनाना है। साल 2025-26 में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 6.31 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 11.57% रही है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,79,244 रुपए हो गई। साल 2026-27 के लिए राज्य का बजट 1.72 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के तहत राज्य को 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पिछले 2 सालों में राज्य में निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए 450 से अधिक नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम 2026 लागू किया गया और इसके तहत 8 विभागों की 43 सेवाओं को शामिल किया गया और जिससे लगभग 15 लाख एमएसएमई को लाभ मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में साल 2030 तक 5,000 नए स्टार्टअप्स विकसित करने का लक्ष्य है। नए उद्यमियों को 10 लाख रुपए की सहायता। राज्य सरकार की 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को एआई ट्रेनिंग की योजना है।
त्वरित और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 50 से अधिक एआई आधारित सरकारी सेवाएं विकसित की जाएंगी। छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपए का राज्य एआई मिशन तैयार किया जा रहा है। 100 एआई डेटा लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होंगे स्थापित। नवा रायपुर में करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से एआई डेटा सेंटर पार्क विकसित किया जा रहा है। बस्तर और प्रदेश के करीब 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से 4824 करोड़ रुपए की आजीविका उन्नयन योजना तैयार की जा रही है। बस्तर क्षेत्र में 421 बंद पड़े स्कूलों को भी पुनः शुरू किया जाएगा और 34 लाख से अधिक लोगों को डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल बनाई गई है। बस्तर की कनेक्टिविटी को मजबूती देने के लिए 3513 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का कार्य किया जा रहा है। राज्य में सौर ऊर्जा क्षमता को करीब 4000 मेगावाट अतिरिक्त बढ़ाने का लक्ष्य है। नवा रायपुर और राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब, राजनांदगांव में स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, कोरबा में लिथियम की खोज होने से प्रदेश में बैटरी निर्माण, ऊर्जा भंडारण और न्यू एनर्जी सेक्टर में नए निवेश के रास्ते खुलेंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक जल्द बुलाने के पीछे के मायने। मंगलवार की जगह सोमवार को एक दिन पहले ही बुलाई गई कैबिनेट की बैठक। बदलाव की वजह सीएम फडणवीस का पहले से तय दौरा बताया गया, लेकिन कैबिनेट बैठक के बाद महायुति की सीक्रेट बैठक से अटकलें तेज। सीएम के सरकारी आवास वर्षा में अचानक जुटे महायुति के बड़े चेहरे। सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर देर रात तक चला मंथन। बिना सूचना दोनों डिप्टी सीएम और मंत्रियों की मीटिंग हुई। तालमेल और साझा एजेंडा तय करने की रणनीति। आखिर डिनर डिप्लोमेसी वाली बैठक के पीछे क्या है बड़ा सियासी प्लान?